हेलो हेलो। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रूफ हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो कि इम्पॉर्टेंट है तो हम इसे आज डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत आसान सा है, कुछ इसमें बहुत खास नहीं होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने आपको ऑलरेडी याद करा रखे हैं। जैसे कि आपको पता है जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो फंक्शन होता है वो होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, जो कि लिखा है पी आर के बराबर। ठीक। अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि आर की जो वैल्यू है, अगर हम आर की वैल्यू को इस तरह से देना शुरू करें, जैसे कि आर को 0 रख दें, तो जो एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर है उसमें भी वैसे ही हो जाएगा। और तो ये बात आप बहुत क्लियर कट समझ रहे हैं कि जैसे ही इसको आपने एन सी 0 किया, पी की पावर आर होता है, ऊपर फॉर्मूले में आप देख भी सकते हैं, तो ये पी की पावर 0 हो गया, क्यू की पावर एन हो गया। ठीक है, मैं एक बार जरा चेक कर रहा हूँ वॉल्यूम को अपनी। तो ये बात आप बहुत बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रूफ। ठीक है, तो देखिए अभी करना क्या होता है कि जीरो से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो जीरो इंटू दिस जीरो ही आ गया। ठीक है, फिर वन रखा आर की वैल्यू, तो यहाँ पर भी एन सी वन कर दिया, पी की पावर वन कर दिया, क्यू की पावर एन माइनस वन कर दिया, वन इंटू दिस हो गया, तो ये हो गया एन पी क्यू पावर एन माइनस वन। इसी तरह से टू रख दिया तो एन सी टू हो गया, पी स्क्वायर हो गया, क्यू की पावर एन माइनस टू हो गया। एन सी टू को सॉल्व किया तो वो होता है एन एन माइनस वन बाई टू। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से थ्री रखा तो एन सी थ्री हो गया, पी की पावर थ्री हो गया, क्यू की पावर एन माइनस थ्री, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जोड़ने पर जो है वो हमारा रिजल्ट एनपी आता है। हमें इस बात को देखना है कैसे आता है। तो जो टर्म हमने यहाँ पे लिखे थे लाइन से, उन्हीं सबको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिया है। तो देखिए जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म था वो आपका वो था एन पी क्यू की पावर एन माइनस वन, वो यहाँ लिख दिया है। ये टू इंटू एन एन माइनस वन बाई टू वाले टर्म को यहाँ लिख दिया है, थ्री वाले टर्म को यहाँ लिख दिया है, और एन पी की पावर एन को यहाँ लिख दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम एनपी कॉमन ले रहे हो, तो ये एनपी यहाँ लिख दिया, तो यहाँ से क्यू की पावर एन माइनस वन बचा, और यहाँ से पी स्क्वायर बचा, यहाँ क्यू की पावर एन माइनस टू बचा। ठीक है, तो अभी आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हम लोगों को। ठीक, तो एनपी जैसे ही कॉमन लेंगे हमारे पास ये एक सीरीज बन जाएगी, क्यू की पावर एन माइनस वन प्लस एन एन माइनस वन पी स्क्वायर क्यू की पावर एन माइनस टू सो ऑन पी की पावर एन माइनस वन। ये होता है पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस वन। तो पी प्लस क्यू, क्योंकि हमें पता ही है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी प्लस क्यू जो होता है, पी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, पी होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो और आर क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, आर होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और पता रहेंगी तो आप बेनिफिट रहेगा आपका। ठीक है, देखिए जैसे कि आप ये बात जान रहे हैं कि पी आर जो होता है वो क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक, तो इसमें जो होता है ये आपका जो एन होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। ठीक, नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे कि अगर कोई पासा है उसको फेंका गया 10 बार तो वो ट्रायल्स है। ठीक, अब पासे पर एक आना, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सक्सेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया, क्या बताया मैंने बताया आपको कि इसका प्रूफ,
जैसे कि मीन जो होता है, मीन क्या होता है इसका, एनपी होता है। ठीक, तो मीन आपका एनपी होता है और वेरिएंस क्या होता है आपका, वो होता है एनपीक्यू। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसी में आप क्या कर दीजिए कि आर की वैल्यू देते जाइए, जैसा कि 0 1 2 हमने दिया भी है यहाँ पे। ठीक है, और उसी को ऐड कर दीजिए। तो जब ये कॉमन लेंगे तो ये, क्योंकि ये क्या होता है, बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल थ्योरम का। और ये आपका p प्लस क्यू वन हो जाता है, तो ये एनपी बचता है। इसी तरह से आप आगे भी देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप वेरिएंस का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सिंपल होता है, आर स्क्वायर। जहाँ पे आप अभी आर कर रहे थे वहां पे आप आर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और ये मैं लाइन नहीं बनाया हूँ, कोई बात नहीं, वो देखिए समझ में आ ही रहा है आपके। ठीक है, तो ये 0 इंटू दिस करेंगे 0 ही आएगा, 1 इंटू दिस करेंगे, लिख लिया 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, आर को हमने 2 लिया था। सिंपल है कि 0 1 2 लेते हैं, और क्योंकि उसका स्क्वायर करते जा रहे हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है। और मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि इसी को, जैसे कि यहाँ पे n का स्क्वायर लिखा, उसको n सी एन से मल्टीप्लाई किया, एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, ये p की पावर n हो गया। ठीक है, अब हमको ये पूरा ऐड करना है। ठीक है, ये पूरा जो है वो ऐड करना है, तो ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, जब हम ऐड करते हैं तो इसका कैलकुलेशन एनपीक्यू आता है। वो कैसे आता है वही दिखाने जा रहे हैं आपको। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन एनपीक्यू नहीं आता है फिलहाल, जो वेरिएंस है उसका कैलकुलेशन आता है एनपीक्यू। इसका तो कुछ और ही आएगा, अभी देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो भी चीजें आपकी लिखी हुई थी हमने उसको क्या किया कि ऐड करना शुरू किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहला तो कैलकुलेशन जो है वो 0 ही हो गया। ठीक, वो 0 यहाँ पे छाप दिया हमने। ठीक है, उसी तरह से जो ये कैलकुलेशन है आपका NC1 वाला, ये हमने यहाँ छाप दिया। इसी तरह से NC2 वाला हमने यहाँ पे छाप दिया, 4 से मल्टीप्लाई करके, 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ छाप दिया। ठीक, और ये n स्क्वायर p की पावर n यहाँ छाप दिया। ठीक, तो अभी देखिए क्या करना है हमको कि इसमें हमको जब हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो np को कॉमन ले लेना है। ये q की पावर n माइनस 1 हो गया, 4/2 2 हो गया, तो 2, और एक n कॉमन ले रहे हैं, p भी कॉमन ले रहे हैं, सब कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हो गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना कि ये जो भी लिखा है हमने, इसको अगर हम ब्रेक कर लें, जैसे 2 टाइम है तो इसको एक बार यहाँ लिख लें, एक बार यहाँ लिख लें। उसी तरह से 3 टाइम है तो यहाँ पे एक बार यहाँ लिख लें, बाकी बचा हुआ 2 टाइम यहाँ लिख लें। ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बढ़िया से आपको बताना चाह रहा हूँ। है तो बहुत आसान। ठीक है, बट ये है कि एक बार अगर आप देखे रहेंगे, ये रहेंगे, तो जल्दी से हो जाएगा आपसे। ठीक, तो ये जो है आपने क्या किया कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपका आया था, ये 2 टाइम, उसको एक 1 टाइम यहाँ लिख लिया और 1 टाइम यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसी तरह से आपने क्या किया, ये 3 टाइम कैलकुलेशन आया था, इसको 1 टाइम यहाँ लिख लिया, 2 टाइम यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि अगर इसको हम जोड़ करके लिख दें तो ये बात क्लियर है कि ये जो है ये p प्लस क्यू हो जाएगा, पावर n माइनस 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे n माइनस 1 p कॉमन ले लेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ये हो गया, सब ऐड वैड किया हमने। ठीक, ऐड करने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये जैसे कि n इंटू पी तो ये n स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये 1 - p को हम लोग क्यू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा NPQ। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली कि जो वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस के फॉर्मूले में सिग्मा आर स्क्वायर एफ आर जो होता है, पी आर जो होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग, फंक्शन पी आर का है, तो इसमें आर स्क्वायर पी आर में अगर आर पी आर के स्क्वायर को हम माइनस कर दें तभी हमारा वेरिएंस निकलता है। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हो रही है हमारी। और तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने क्या किया कि इसको सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये एन पी क्यू है, ये n स्क्वायर पी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू हो जाएगा।
तो सिग्मा रूट एन पी क्यू हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम ये कहते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटिंग केस है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, कई बार पूछा गया, लास्ट ईयर भी आया था। ठीक, बहुत आसान है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, और बाकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। चाहे लेमडा से लिखें चाहे एम से लिखें, ये आपका मीन होता है। मीन का फॉर्मूला, क्योंकि ये बायनोमियल का ही एक केस होता है, तो मीन जैसे कि बायनोमियल में एनपी निकला था, तो यहाँ पे एम या लेमडा को भी एनपी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से पी की वैल्यू निकालना चाहें तो पी की वैल्यू हमारी कुछ इस तरह की आ जाती है कि पी इक्वल टू हो जाता है एम अपॉन एन। ठीक, तो हमने ये लिख दिया कि पी की वैल्यू क्या हो गई, एम अपॉन एन हो गई। ठीक, फिलहाल तो जो ये P है, P को हम लोग यहाँ पे लिख दें m अपॉन एन की पावर R। ठीक है, और Q को लिख दे 1 - P, तो 1 - P से ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा n - R। ठीक, तो अभी देखिए इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा एक काम करना है कि NCR को हमको एक्सपेंड कर देना है इस तरह से। ठीक, NCR को एक्सपेंड कर दिया। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा हमने इस टर्म को पहले लिख लिया है। ठीक है, और इसको बाद में लिख लिया, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं हम कि जो n की पावर r है, तो n को यहाँ पे पूरे में डिवाइड दे दिया। तो डिवाइड देने पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, n अपॉन n माइनस 1 अपॉन n अपॉन n माइनस 2 अपॉन n अपॉन n माइनस r की r माइनस 1 अपॉन n m अपॉन r 1 माइनस m अपॉन n की पावर n। सो सिंपल है, कुछ इसमें कुछ खास नहीं करना है। ये पावर जो n है यहाँ पे पॉजिटिव वाली ऊपर छोड़ देनी है, माइनस r वाली नीचे छोड़ देनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, n को इन्फिनिटी रख रहे हैं। ठीक है ना, तो n को इन्फिनिटी जैसे ही रखेंगे तो देखिए कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। मैंने इसका कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है, आप एक बार में देख सकते हैं। जो ये कैलकुलेशन हमारा आया था, ठीक, तो n अपॉन n ये 1 हो जाएगा, n अपॉन n 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n। अब देखिए होता क्या है कि इस तरह से हमने जब लिख दिया तो n को जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, 2 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। उधर से m अपॉन n जो होगा वो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो जो चीज़ें बच रही हैं आपकी वो कुछ इस तरह की देखिए कि ये बच जाएंगी 1 माइनस एम अपॉन एन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा कि आपने क्या किया, जो n बच रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको पूरी तरह से भी जीरो नहीं कर देंगे डायरेक्ट, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको जैसे कि आप ये है 1 माइनस एम अपॉन एन है, उसकी पावर आपकी है n, तो यहाँ पे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो पावर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कर दें कि 1 माइनस एम अपॉन एन करके यहाँ पे -n कर दे, अपॉन m कर दे, और m का मल्टीप्लाई कर दे। भाई किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें बात बराबर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ आपकी लिखी हुई है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है कि यहाँ जो लिखा हुआ अगर यही पलट करके ऊपर लिखा हो तो वो ई हो जाता है। तो ये पूरा ई हो गया, ये पूरा ई हो गया, यानी कि ये ई हो गया। ठीक, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से हो जाता है। ठीक है, 12th की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ई की पावर माइनस एम बचेगा, और बाकी आपके समझ में आ ही रहा है कि ये एम की पावर आर जिंदा है अभी, ये यहाँ से ये ज़ीरो नहीं होने वाला और ये भी नहीं ज़ीरो होने वाला। ये आपने सॉल्व किया, ये क्या आ गया, ई की पावर माइनस एम आ गया। तो यही आपको प्रूव करना था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही जो है अगर उसको हम सही से सॉल्व करें तो वो क्या आ जाता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लास्ट ईयर भी आया है। तो कभी कभी क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट कर जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे कई बार बोला भी था कि इसको तैयार कर लीजिए, लिख के लाइए, और लिखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, मैंने आज बता दिया आपको। तो एक बार इसको, एक बार में तो नहीं आएगा, खैर 2 बार 3 बार लिख के देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स पे चलते हैं हम लोग। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने देखा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख रहे हैं कि ये मीन का फॉर्मूला एनपी होता है और वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है वो आपका
एनपी क्यू होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एनपी क्यू होता है। तो उसी तरह से आपको पॉइसन का भी प्रूफ कर सकते हैं आप, इसी तरह से बिल्कुल टेबल बना के प्रूफ करेंगे कि आर की वैल्यू 0 दें, फिर जो e की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर या e की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर है, उसी में 0 1 2 3 करके देता जाए, मल्टीप्लाई करते जाए, उससे आपका प्रूफ आ जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके। जैसे कि लिख रहा है कि 800 फैमिली है, 800 फैमिलीज हैं, 5 बच्चे हैं विद 5 चिल्ड्रन, हाउ मेनी फैमिली वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 3 बॉयज 2 गर्ल्स। इस क्वेश्चन में एक चीज और इनको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इक्वल प्रोबेबल है, अगर यानी कि उस पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है लड़का या लड़की होने में, तभी ये क्वेश्चन इस कंडीशन के लिए बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 लड़का हो जाए और 2 लड़की हो जाए, तो हमने ठीक है, हमने कहा कि ये तो पॉइसन का फॉर्मूला होता है। परिवार में कितने बच्चे हैं, एक परिवार में तो 5 बच्चे हैं। ठीक है, लड़के होने की प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बॉर्न टू बी हाफ। तो अगर हाफ वो है तो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। तो 3 पे निकालना है तो 5c3 कर दिया, हाफ की पावर 3 कर दिया, हाफ की पावर 2 कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करने पर जो है ये 250 आ गया। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें नाटक नहीं करना है। 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 जो है 32 होता है। ठीक, और 5c3 जो होता है वो कैलकुलेटर से कर लीजिए या ऐसे ही कर लीजिएगा, 10 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 लड़के हों और 3 लड़कियां, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 लड़के और 3 लड़की में यानी कि PC2 यानी कि 5c2 निकालना पड़ेगा, P2 निकालना पड़ेगा, Px बराबर 2 जो कह रहा है, ये सेकंड पार्ट है। तो हाफ की पावर 2 हो जाएगा, हाफ की पावर 3 हो जाएगा। इस पर देखिए कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, उसी तरह से अगर कोई लड़की ना हो, कोई लड़की, नो गर्ल का मतलब क्या होता है कि पांचों के पांचों लड़के हो जाए, तो P5 निकालना है, 5c5 करके सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 25। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब दिक्कत आएगी, तो लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा, उसको देखिएगा नहीं। मैथमेटिक्स में कभी भी आप देखेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा, बट अगर आप, अब देखिए अगर कह रहा है कि 2 लड़कियां हो यानी कि कोई लड़की ना हो, 0 गर्ल, 1 लड़की हो और 2 लड़की हो। ठीक है, तो अब देखिए अगर 0 लड़की होगी यानी कि 5 लड़के होंगे, तो यानी कि P5 निकालना है आपको। ठीक, फिर अगर 1 लड़की होगी यानी कि 4 लड़के होंगे परिवार में, तो P4 निकालना है। अगर 2 लड़कियां होंगी तो 3 लड़के होंगे यानी कि P3 निकालना है। तो P3 प्लस P4 प्लस P5 करना है, इसको सॉल्व कर दिया। ये चीज़ नई है, बाकी हम लोग P3 और P5 पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया आंसर आपका। क्योंकि देखिए बहुत मतलब कम टाइम में हम इसको रिवाइज करवा रहे हैं, इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैलकुलेशन को बहुत करके नहीं दिखा रहे हैं, जो कैलकुलेशन लिखा हुआ है उसी को समझा दे रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस वन की तरह। ठीक, ये कंडीशन दी हुई है x बराबर 4 और x बराबर 2। ठीक है, तो x बराबर 4 के लिए क्या होता है, 6c4 p की पावर 4 q की पावर 2, क्योंकि 6 माइनस 4 जो होता है वो 2 होता है। उसी तरह 6c2 p की पावर 2 q की पावर 6 माइनस 2 4। तो देखिए इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ओवर राइट यहाँ पे दिख रहा है, वो बच्चों को थोड़ी दिक्कत देता है। p की पावर 4 q की पावर 2, ठीक, 6c2 p की पावर 2 q की पावर 4। अभी देखिए p 6c4 और 6c2 बराबर होता है। ठीक, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर पावर 4 है तो यहाँ पे पी स्क्वायर बचेगा, 9 बचेगा, और इधर पावर क्यू की पावर 4 है, इधर क्यू स्क्वायर है, तो जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पर पावर 2 बचेगा। नहीं समझ में आता है, क्यू को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, उधर क्यू इंटू क्यू लिख दीजिए, क्यू क्यू एक एक करके काटते जाइए, तब भी यही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू स्क्वायर होता क्या है, क्यू स्क्वायर होता है 1 माइनस पी, क्योंकि पी प्लस क्यू क्या होता है, 1। ठीक, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होता है वो 1 होता है। ठीक, तो आपने ये कर दिया, क्यू को निकाल दिया, 1 माइनस पी हो गया, यहाँ पे रख दिया।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने पर आपके दो वैल्यू आएंगे, एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, तो केवल निगेटिव के लिए ही फॉलो करेगा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो प्रोबेबिलिटीज होती है उनकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, चाहे वो P हो चाहे वो Q हो। तो इस बात को याद रखना, ये नोट पॉइंट है आपका, ठीक, कि कहीं पर भी कि अगर आपका जो P है वो क्या होता है, 0 से 1 होता है, ठीक है, इसको स्मॉल ही बनाना है, और जो Q है वो क्या होता है, वो भी 0 से 1 होता है, ठीक, तो इस पर ध्यान देना आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसने कुछ और भी चीज कही है, जैसे P निकाल लिया तो P प्लस Q से Q निकल आया, Q 3/4 हो गया, ठीक है। अब 1 पर उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कैसे आएगी, 6C1 1/4 की पावर 1 3/4 की पावर 5, ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, 6C1 6 होता है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.356, ठीक है। एक और प्रॉब्लम, मीन दिया हुआ है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2, तो आपको पता है मीन होता है एनपी, तो एनपी हुआ क्या, 12, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि सिग्मा, सिग्मा होता है रूट एनपी क्यू, ठीक है, तो सिग्मा रूट एनपी क्यू हो गया, स्क्वायर कर दिया तो वो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा एनपी क्यू। इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ही एनपी क्यू हो गया। मीन दिया हुआ है, मीन का मतलब क्या हो गया, एनपी, एनपी आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो दो बातें बन रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दिए, यानी कि एनपी क्यू और एनपी को जब डिवाइड करेंगे तो एनपी क्यू है 4 और एनपी है 12, ठीक है, तो एनपी एनपी कट जाएगा, तो क्यू की वैल्यू जो है 1/3 आ जाएगी। जब 1/3 क्यू है तो पी प्लस क्यू जो है वो 1 होता है, तो पी आ जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है पूरा, बहुत आसान सा था क्वेश्चन। अब देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें शायद उसने एन की वैल्यू भी कही थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एन की वैल्यू एन पी बराबर 12 हो गया, पी निकाल लिया आपने, 2/3 अभी भी निकाला है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एन आ जाएगा 18। अब 18 आ गया, शायद उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि फिट करिए, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। एक बात और कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं तो वो सिग्मा भी लिखेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके एन तक होती है, ठीक। तो ये फिट करते समय हमें ये लिखना होता है, यानी कि जब उसको सम कर देते हैं तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। फिर उसी तरह से सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस, तो एनपी प्लस एनपी क्यू दिया 24, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा लिखने में मुझे लग रहा है कि बच्चे ने दिक्कत करी है, और लॉजिकली वो सही लग नहीं रहा है। ये सम एंड प्रोडक्ट, ओके ओके, तो ये कह रहा है कि सम जो है, मीन, मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपी क्यू, ठीक है। तो एनपी प्लस एनपी क्यू दिया हुआ है 24, ठीक। फिर वो कह रहा है कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी कि एनपी और एनपी क्यू, ये ठीक है, तो ये दोनों जो है 128 दिया हुआ। अब इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, थोड़ा सा आप देखिए, मैनिपुलेट का तरीका इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है। क्वेश्चन बनी है, क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्यू आ गया है, क्यू आ गया तो पी आ गया, पी आ गया, वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, एन आ गया, ठीक है, इतना ही करना था। अब अगर जो फिट करने को कह रहा है, तो फिट करने का मतलब होता है कि फिट का मतलब होता है कि p प्लस क्यू की पावर n, ठीक है, और तो वही कर दिया गया है। और या तो सिग्मा करके लिख दें इसको, ठीक है। तो जो फंक्शन है ये फंक्शन जो है एफ आर या पी आर जो है वो ये आ गया है, यही फिट है, ठीक। ठीक है, एक चीज और होती है कि जो हम लोग ये
पुट कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिग्मा एफ यानी कि कैपिटल एन से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो वो मीन होता है। मीन यहाँ पर कुछ आया था हमारा, मीन आया था कुछ शायद, क्या आया था मीन, मीन आया था हमारा कुछ, क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन पी होना चाहिए, तो एन हमारा निकाला हुआ है और पी भी निकाला हुआ, चाहे तो उसको मल्टीप्लाई भी कर दें हम यहाँ पे। पी हाफ है, ठीक है, और एन कितना है 32 है, तो 16 से हम लोग अगर चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन से मल्टीप्लाई होता है चूंकि, ठीक है। अगर पीछे कहीं नहीं किया तो उसमें अगर समेशन में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूले में तो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, इसको भी करिए, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ठीक। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते समय मिसप्रिंट हो गया था, तो मैंने यहाँ सही कर दिया है, 2 पर 0 कर लिया है, ठीक है, ये छूट गया था। देखिए सिग्मा एफ एक्स कैसे होता है कि इनको मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब 0 × 28, 1 × 62, ठीक है। तो इसको ऐसे किया जाता है, 0 × 28 प्लस 1 × 62, ठीक है। फिर 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 × 10, ठीक, और 4 × 4 16, ठीक है। तो इसको आपने लिख दिया, ये सिग्मा एफ एक्स हो गया आपका, ठीक है। और सिग्मा एफ जो होता है वो 1 होता है, तो इसको, लेकिन सिग्मा एफ यहाँ पे करके देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया गया है, 8 2 10 14, 14 का एक हासिल लगा, 2 2 2 2 2 2 4, 104 आ रहा है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 62 प्लस 30 प्लस 16, ठीक है, 6 2 8, 108, तो ये 108/104 आ जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा आपका 1.038, ठीक। तो इसके बाद क्या करना है, मीन का फॉर्मूला था n × p, एन कितना है 5 है, 5 रख दिया, पी आ गया आपका ये, पी आ गया तो क्यू भी आ गया, ठीक है। तो क्यू आ गया आपका ये, तो जब ये पी और क्यू दोनों आ गया तो आपको ध्यान देना है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला होता है, कैपिटल एन पी प्लस क्यू की पावर एन। यही बात मैं अभी ऊपर भी कर रहा था कि वहाँ पे कैपिटल एन यानी कि मीन जो होता है सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी के सम को यहाँ पे वैसे सिग्मा एफ, क्योंकि सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ यहाँ पे तो 104 आ रहा है, ठीक है। और पी प्लस क्यू की पावर एन, तो पी रख दिया, क्यू रख दिया। वहाँ पे एक्चुअली सिग्मा एफ अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी का सम तो नहीं लिखा था वहाँ पे, क्योंकि एन जो है एन 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 एन, ये तो ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर 104, आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है, यहाँ पे जब मैंने एन से मल्टीप्लाई करवाया है तो ये मल्टीप्लाई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एन से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एन यानी कि सिग्मा एफ लिख देते हैं हम लोग, सिग्मा एफ, ठीक है। कैपिटल एन जो कि सिग्मा एफ होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक। फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर पता नहीं तो उसको छोड़ ही देते हैं, तो समेशन में करके लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये फिट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसके बाद पॉइसन शुरू हो जाता है, पॉइसन का एक क्वेश्चन जो है ये, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रिकरेंस के फॉर्मूले जो हैं वो भी आपको ध्यान रखने, दोनों के, बायनोमियल के भी पॉइसन के भी मैंने बता रखे हैं। तो रिकरेंस फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है वो, रिकरेंस, रिकरेंस तो रिकरेंस फॉर्मूला आसान होता है, आप देखेंगे उसका अलग से लिंक मैंने डाला हुआ है,
कुछ करना नहीं होता, यहीं पर जो है क्या करते हैं, एक्स बराबर आर लेते हैं, आर प्लस वन ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे इसका दिया हुआ है, वैसे ही बाइनोमियल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दे ही दिया है मैंने, कैसे हो रहा है ये प्रूफ आ गया। ठीक है, इसी में आर की वैल्यू 0 दे देंगे तो P1 आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 दे देंगे तो P2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं रखते हैं, इसमें एक एक करके पुट करते हैं। जैसे 4 या 4 से ग्रेटर कह रहा है तो क्या करें, 3 तक का हम माइनस कर दें 1 में से, क्योंकि ऑल प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है, 1 में से ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा इस तरह से आंसर। सिंपल है, अगर थोड़ा सा कुछ बाइनोमियल समझ में आ गया तो पॉइसन में बहुत टाइम नहीं लेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होता है ये। उसी तरह से आपने वैल्यू रख दिया, 3 4 सब पे निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक ताश की गड्डी ले ली है और स्पेड के इक्के, आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। तो स्पेड मतलब होता है, देखिए सी से क्लब होता है, क्लब मतलब होता है चिड़ी। ठीक, चिड़ी, चिड़ी को ऐसे बनाते हैं, फूल जैसा बनाते हैं। और जो स्पेड होता है वो होता है हुकुम। ठीक है, तो ये हुकुम का पत्ता होता है। ये क्लब और स्पेड दोनों ही जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको ब्लैक कलरिंग भी कर देंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से ये भी ब्लैक होता है। ठीक है, और जो डायमंड होता है, कुम को बोलते हैं हम लोग स्पेड। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने कई बार आपको समझाया है, कार्ड फिर से एक बार 2 मिनट में समझा दे रहा हूँ कि जैसे 4 तरह के कार्ड होते हैं, 2 ये हो गए और 2 होते हैं आपके डायमंड। ठीक, डायमंड और हार्ट। ठीक है, बहुत अच्छा हार्ट ही बना पाया हूँ, बट काम चला लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का बनता है हार्ट। ठीक, इसको भी कलरिंग कर देंगे हम लोग, डायमंड को भी। रेड भी होता है, रेड दिखाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो एक तरह के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो 13 × 4 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है कि इक्का हो, वो भी हुकुम का इक्का हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52। क्योंकि ट्रायल्स जो है वो 104 किए गए, यहाँ पे लिखा भी है देखिए। तो लेमडा कितना हो गया, 104, एन की वैल्यू और पी की वैल्यू को, तो एन 104 है, पी 1/52 है, तो लेमडा 2 आ गया। लेमडा 2 आ गया तो वो जीरो पे वैल्यू कह रहा है निकालने को, ये आपने निकाल दिया। आर की वैल्यू 0 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ई की पावर माइनस लेमडा या ई की पावर माइनस एम, जैसा भी आप कह रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया और ये आपका रिजल्ट आ गया। उसी तरह से 1 या 1 से ग्रेटर चाहिए, यानी कि P1 P2 P3 P4 सारा चाहिए, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से P0 को माइनस कर दें। ठीक है, आपने माइनस कर दिया, ये आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटर जरूर लेके जाए, कैलकुलेटर पे जरूर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो घर पे बैठे तब भी थोड़ा कैलकुलेटर जरूर चलाए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर डे इन अ सिटी इज पॉइसन विद मीन। मीन का मतलब हो गया कि लेमडा दिया है 4 आउट ऑफ 100 डेज, आउट ऑफ 100 डेज यानी कि n 100 हो गया, नो एक्सीडेंट। तो ये इसी फॉर्मूले में P0 चाहिए, तो e की पावर माइनस लेमडा यानी कि 4, 4 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू 100। बस सॉल्व कर दीजिए इसको। सॉल्व किया आपने, ये P0 आ गया। ठीक है, 1.832। इसको जैसे ही आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप 2 या 2 से बड़ा चाहिए आपको, एटलीस्ट 2 चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 के लिए यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो 1 में से P0 और P1 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो P0 और P1 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9084। ठीक है, क्योंकि एक दिन के लिए ये आ रहा है, तो 100 डेज के लिए करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 आंसर आ जाएगा। इससे पहले वाले पार्ट में भी शायद 100 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, बिल्कुल किया गया होगा, बिना किए आंसर ही नहीं लिखना है। ये हाँ, तो ये डायरेक्ट कर दिया गया। देखिए 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राउंड ऑफ करके आ रहा है, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है,
इसी तरह से थर्ड पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे, तो आसान है। आपको तरीका अगर समझ में आ गया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, हो जाएगा। ये डबल रूट दिया हुआ है 3/4, तो मोड दिया हुआ है, इसका एवरेज ले लिया, एवरेजिंग लेकर के हमने लैम्डा की जगह पे ये वैल्यू लगा दिया, लैम्डा की जगह पे ये वैल्यू लगा के हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइसन का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि फिट करना है, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 122, 1 × 60, 60 हो गया, 30 हो गया, 30 जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे 6 हो गया, 4 हो गया, तो 60, 30, 6 और 4 को ऐड किया 100 आ गया। फ्रीक्वेंसी का सम लिया 200 आ गया। इसको भी हम टेबल बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, डिवाइड किया, लैम्डा 0.5 आ गया। 0.5 आने के बाद हमने क्या किया कि इसको हमने वैल्यू निकाल लिया। एन से कैपिटल एन होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आपका 200 था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया 121.3। ठीक है, 306, ये 306 है। 0.5 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, सिंपल है। इसमें आपने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ये वैल्यू आ गई। इसको राउंड ऑफ कर दिया, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ गई जिसकी हमको जरूरत थी। ठीक है, इसको राउंड ऑफ ऐसा करेंगे कि जब इसको हम जोड़े, तो जोड़ने पर फिर से जो हमारी फ्रीक्वेंसी पहले ही क्वेश्चन में निकल चुकी है, ठीक है, वही फिर से आ जाए। तो राउंड ऑफ बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग। चलिए एक बार देख भी लीजिए आप लोग, मिनिमाइज कर रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, पूरा देख लीजिए एक बार में, वन व्यू में, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ करते समय जैसे कि 2.5 था, 2.5 को 3 ले लिया गया है, 0.3 है तो उसको छोड़ दिया गया, 0 ले लिया गया है, क्योंकि ये जब आप ऐड ऑन करेंगे तो 200 आएगा, तो पहले फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 200 आ चुका है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बस इसमें एक थोड़ा सा नुकसान है कि जब आप 3 टॉपिक पढ़ते हैं, कि आपने पढ़ा बायनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, तो आपको एक क्वेश्चन ही मिलता है। बहुत किस्मत तेज होगी तो भले ही 2 क्वेश्चन मिल जाए, वरना एक क्वेश्चन मिलता है। लेकिन ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा इसमें ये भी काम कर सकते हैं, जैसे कुछ टॉपिक और आसान है, कंट्रोल चार्ट है आपका, और आपका टी टेस्ट है या काई टेस्ट है। तो काई और कंट्रोल चार्ट बहुत आसान होता है, उसके लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि एक 100 ड्राई बैटरी सेल है, ठीक है, जिसमें 100 सेल है, उनको टेस्ट करना है। उनकी जो मीन दिया हो 12 आवर दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 आवर दिया है। उनकी लाइफ निकालनी है कि कितने ऐसे बल्ब होंगे जिनकी लाइफ जो है 15 आवर से ज़्यादा हो, कितने ऐसे बल्ब होंगे जिनकी लाइफ 6 आवर से कम हो, और ऐसे कितने होंगे जिनका जो ड्यूरेशन है वो 10 to 14 आवर्स हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ये आंसर मैंने 1 लाइन वाले लिख रखे हैं। अब देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा। हमने कहा कि जो दिया हुआ है, मीन दिया है, तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 3, तो जेड की जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस एक्स बार अपॉन 6, तो x माइनस 2 अपॉन 3 हो गया, कितना हो गया, वैल्यू दी है मोर देन 15 निकालना है, तो x की वैल्यू 15 रख दिया, 15 रख दिया तो 1 आ गया। इसका डायग्राम बना दिया 1 से अबव यानी कि 1 से ग्रेटर, तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, थोड़ा बहुत चाहे इधर भी दिखा सकते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि 1
15 से बड़ा चाहिए है या 1 से बड़ा चाहिए? तो 1 से बड़ा कैसे आएगा कि 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 1 वाली वैल्यू को हम माइनस कर दें। डायग्राम बना हुआ है इसका कि 1 से बड़ा हमको वैल्यू चाहिए, तो पूरा 0 से इन्फिनिटी की वैल्यू से हम क्या कर दें, 0 से 1 तक की वैल्यू को माइनस कर दें। तो इसकी टेबल होती है इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में हमें 1 पे वैल्यू 0.3413 मिलती है। ठीक है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, कैसे दिखाते देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये टेबल आपको मिलेगी पेपर में। ठीक है, तो आप फट से इसको देख करके देखिए, देखिए 5% पे देखते हैं। 5% का मतलब था 0.05, 0.05 पे वैल्यू हम देखेंगे तो वैल्यू हमारी दी हुई है 0.3413, 0.3413। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए मैं भेजता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। जब तक आगे देखिए, दूसरा है कि लेस देन 6 आवर, तो 6 आवर से छोटा चाहिए। तो जो फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू मीन दिया हुआ है आपका 12। ठीक है, तो 6 पे वैल्यू निकालनी है, 6 - 12 हो गया। ठीक, और अपॉन में 3 हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे, -2 आ जाएगा। -2 से छोटा यानी कि डायग्राम में बना हुआ है वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। यहाँ माइनस इन्फिनिटी दिखाना पड़ेगा, यहाँ इन्फिनिटी दिखाना पड़ेगा, यहाँ 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये z की वैल्यू जा रही है आपकी। ठीक है, इस पे z चल रहा है, तो z इस पे ये है। -2 से छोटा चाहिए, तो -2 से छोटा कहे या 2 से बड़ा कहे, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिमेट्री होती है, ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि z 2 से बड़ा, -2 से छोटा कहे, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कि ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। ठीक, ड्यू टू सिमेट्री। तो 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 2 वाली वैल्यू, 0 से 2 पर वैल्यू जो होती है वो 0.4772 होती है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर दिया। और क्योंकि 100 के लिए कर रहे हैं, तो 100 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज बदल जाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा आपका ये 2.28%। ठीक, अब इसमें दो इंटरवल है, जैसे आप अभी तक एक इंटरवल के लिए कर रहे थे, अब 10 और 14 दोनों के लिए करेंगे तो Z1 Z2 दोनों की वैल्यू आएगी। Z1 की वैल्यू माइनस में आ रही है, Z2 की प्लस में आ रही है। तो डायग्राम ये हो जाएगा आपका। थोड़ा ध्यान दें, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जरूर बनाना है आपको डायग्राम में। ठीक है ना, और ये Z है, ये Z की वैल्यूज हैं। ठीक, तो माइनस से प्लस कहें या हम ये कहें कि 0 से प्लस की वैल्यू को दो दो बार लिख दें। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने यही कर दिया, तो 0.67 पे वैल्यू निकाल दिया, 0.2485 हो गई। उसी को आपने जो है वो, उसी को आपने कर दिया। ठीक, तो यही करना था आपको, और कुछ खास नहीं। 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे आप। ठीक है, अब देखिए जो भी टेबल्स हैं मैं एक साथ भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक,
अभी मैं ग्रुप पे नहीं भेज रहा हूँ, ग्रुप पे कुछ बच्चे लिंकिंग देख करके हो सकता है जुड़ करके कुछ पढ़े बढ़े। ठीक, समझा दे रहा हूँ, बस ये है कि समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जैसे कि देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसको हमने खोला, ये खोल दिया। ठीक है, देखिए 1 पर आपको वैल्यू दिख रही है, ये 1.00, तो 0.3413। इसमें 5% का कोई लेना देना नहीं होता है, वो कोई और टेबल खुल गया था। तो ये ठीक है, 0.3413 दिख रही है। इसी तरह से 2 पर अगर आप वैल्यू देखें तो 2 पर वैल्यू कैसे दिखेगी, 2 पर ये वैल्यू दिख रही है, देखिए 2 पर 0.4772 दिख रही है। उसी तरह से जब 0.67 पे देखना होगा तो कैसे देखेंगे, 0.6 हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और 0.6 में जब 0.07 को जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा, तो ये देखिए 0.2486 दिख रही है। एनपी वाली इसके 10 में थोड़ा सा फर्क होता है, किसी में 2485 दिया होगा, किसी में 2486। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, टेबल में लेक्चर के एंड में ग्रुप पर फिर भेज दूंगा जिससे आप पढ़ सकें। ठीक है, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 आंसर आ जाएगा। अगर यूनिट के लिए निकालना है, यूनिट के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट पे निकालना है तो आप एक काम करेंगे, जैसे कि इसमें शायद 12-15 में भी निकलवाया है, क्वेश्चन नंबर बदल गया है ये 46। चलिए, तो 46 क्वेश्चन जो है इसी तरह का है, मिलता जुलता। इसमें एग्जैक्ट 1 पे निकालना है, तो 3 पार्ट आपके बिल्कुल पहले की तरह है। जब एग्जैक्ट 16 पे निकालना होगा तो 2 इंटरवल आप लेंगे, एक लेंगे 16.5 और एक लेंगे 15.5। ठीक है, ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो सब सिमिलर है प्रीवियस की तरह। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखिए, परसेंटेज में नहीं लिखा जाएगा आंसर, क्योंकि जब कभी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी परसेंटेज होती है। भाई 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 100 मार्क्स में अगर कोई लड़का 70 लाता तभी तो आप कहते हैं 70%। ठीक, तो इसलिए ध्यान देना है आपको। ठीक है, मैं ज़रा एक बार वॉल्यूम चेक कर रहा हूँ अपनी। ध्यान देना है आपको, सब कुछ बढ़िया, वॉल्यूम वॉल्यूम सब बढ़िया आ रही है, लेक्चर भी बहुत बढ़िया से मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये हो गया, सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप करिए। ठीक है, 48 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लगा हुआ है, अगर नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 डिस्कस करना कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है, जब तक आप नहीं देखेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो ये है कि मैं एक आधे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, आप जो है जो बहुत वीक हैं या जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनका फ़ायदा हो जाए। बाकी देखिए, जो पढ़ने वाले उनका फ़ायदा तो होता ही होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग सीधे चलते हैं काई स्क्वायर पे। ठीक, काई स्क्वायर पे चलते हैं। काई स्क्वायर में ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ठीक, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 9:3:1 में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो दिया हुआ है 556, तो जैसा कि रेशियो दिया है 9:3:3:1, तो हम उसको जोड़ दें अगर, तो 9 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा 16। तो पहला रेशियो हो जाएगा 9/16 से, वो आ जाएगा इतना, फिर दूसरा इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। ठीक है, करना क्या होता है, जो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है आपकी 101, 315, 108, इसको लाइन से लिख देंगे चार को, और जो ये एक्सपेक्टेड आई है इसको डिफरेंस में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ई आई से डिवाइड करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये आ जाएगा इतना 0.470024। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, n-1 करके निकालते हैं।
क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सीरीज का क्वेश्चन होता है, एक टेबल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन में आपको काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक। तो इसमें काई स्क्वायर को ऐसा नोटेशन लेते हैं, इसमें करना क्या होता है, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, दोनों का होल स्क्वायर करते हैं डिवाइड देने के बाद, ठीक है। वो होल स्क्वायर करके तब डिवाइड देते हैं। तो जो भी आता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सीरीज का होता है और एक टेबल का होता है। सीरीज के लिए जो बोलते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो सीरीज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो n-1 होता है, और जो टेबल होता है उसके लिए होता है नंबर ऑफ रोज -1 इंटू कॉलम नंबर ऑफ कॉलम -1, ठीक है। ये इस तरह के दो फॉर्मूले हो जाते हैं। अब अगर जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो टेबलेटेड से छोटा आता है, ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, अदरवाइज रिजेक्ट होती है। तो बस इतना ही पे आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है खास, ठीक। ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टेबलेटेड वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, अगर हमने टेबल इसका भी अगर निकाल रखा है तो जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप 3 पर वैल्यू देखिए, 3 पर 5% पे वैल्यू जो है वो दी हुई है 7.815, ठीक है। 7.815 यहाँ पे दी हुई है, ठीक, 5% पे। तो इसी को लिख दिया गया है, और क्योंकि जो रिजल्ट हमारा आया है वो कुछ आया है 0.4, तो 0.47 बहुत छोटा है इससे, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गई। और एक्सेप्टेड में हम क्या लिखेंगे कि जो भी नल हाइपोथेसिस लिखी होगी, हमने नल हाइपोथेसिस लिखी थी कि एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो है वो थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो नल हाइपोथेसिस लिखी थी कि थ्योरी को सपोर्ट करता है, यहाँ पे थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको H0 से लिखते हैं, ठीक, H0 कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है उसको H1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इसी तरह से एक टेबल का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन इसमें कई सारे लगे हुए हैं, एक आधे और प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये एक जो बायनोमियल का क्वेश्चन था वो भी इसी फॉर्मेट से लगाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 54 वाला डाई इज थ्रोन वाला, ठीक। क्वेश्चन देखिए जो भी दिए हैं वो सब बहुत हीरा क्वेश्चन दिए मैंने, उनकी प्रैक्टिस कर करके देखिए तभी आप कर पाएंगे, ठीक। तो ये इतना कुछ हो गया, और ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया कैसे करेंगे 56 को। तो इसमें सिग्मा एफ एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ कर देंगे, ठीक। फिर जीरो से इसका मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही हो गया, 72 हो गया, 60 हो गया, 21 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई लिख भी दे रहा है, ठीक है। टोटल 392 है क्योंकि, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 72, 72 ही आएगा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इसको मल्टीप्लाई करके 3 7 21 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 6 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा एफ एक्स आ रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स को सॉल्व कर दिया हमने, देखिए कैसे कर लेंगे।
फटाफट करते गए। 60 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 6 189। ठीक है, तो देखिए आप सॉल्यूशन में 189 लिखा हुआ है, यहाँ नीचे 392 लिखा होगा, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, 189 अपॉन 392। ठीक है, यही सब है। देखिए बच्चे क्या है ना कि गड़बड़ियाँ कर देते हैं। ये सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया कि पर माइनस लेमडा। तो आप क्या करेंगे कि इसमें लेमडा की वैल्यू रख दीजिएगा। लेमडा कितना है आपका, लेमडा ये आ रहा है 0.4821, तो उसी में एक्स की जगह 0 रखेंगे। और एन क्या है 392 है, तो 392 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो है एक एक करके जैसे वैल्यू लगाएंगे, तो ए की पावर माइनस 0.4821 करेंगे। फिर 0.4821 की पावर जो है अलग अलग करते जाएंगे। जैसे एक बार 0 करेंगे, अपॉन में भी फैक्टोरियल 0 करेंगे, फिर एक बार 1 करेंगे, फिर फैक्टोरियल 1 करेंगे, तो ये जो है ये आता रहेगा। तो ये जो कुछ भी आ रहा है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपने निकाल रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 275, 72, 30, इन इसको और एक्सपेक्टेड दी हुई है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने के बाद EI से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल करेंगे 40 आएगा, 40.937। तो 40.937 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है, देखिए इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बाइनोमियल में, पॉइसन में और नॉर्मल में, तो इसमें -2 अलग से करना पड़ता है। जैसे 7 दिया हुआ है, तो 7 में आपका जो है 7 में आपका जैसे कि देख रहे होंगे आप, -1 और -3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मैंने आपको बता भी रखा है क्यों होता है, इसलिए हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये क्लब किया जा रहा है, क्योंकि बहुत छोटे कैलकुलेशन जब हो जाते हैं, तो 7, 5, 2, 1 को 15 कर दिया गया, क्लब कर दिया गया, तो क्लब 4 का हुआ है, तो 4 में एक कम कर दिए, 3 को और माइनस करना पड़ेगा। और ये पॉइसन वाले में -2 किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लब वाली जितनी वैल्यू होती है उससे एक कम किया जाता है, माइनस। ठीक है, तो 4 में से एक कम करेंगे 3 आएगा, और ये -2 अलग से करना होता है, तो 7 - 5 इसीलिए हो रहा है। वो क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, तो इसलिए जब वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, तो वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, तो अल्टरनेट का जो भी आपका स्टेटमेंट था वो आ जाएगा। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने आप से ट्राई करिए। अच्छा मैं बता देता हूँ, इसको तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन टेबलर का बताना है। तो देखिए 30 के लिए क्या है टोटल 190, तो 190 लिख दिए। 30 के लिए इधर क्या है 170, 170 लिख दीजिए। ठीक, और टोटल लिख दिए 790। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। उसी तरह से जब क्या कर रहे हैं 190 और 620, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये ध्यान देने की है कि जैसे इसको हमने फर्स्ट पे लिया है, इसको फर्स्ट पहले इस पे सॉल्व कर रहे हैं, फिर इस पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए टोटल क्या है 190 है, तो 190 लिया। इसके लिए टोटल क्या है 620, तो 620 को ले लिया है। ठीक है, तो अब E3 पे कौन आएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये फिर उसके बाद ये 140 के लिए सॉल्व करेंगे, 140 के लिए क्या आएगा 600 आएगा और 170 आएगा, तो ये एक करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ना
कि रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपन ग्रैंड टोटल, इसी तरह से ये भी करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक टेबल बना लें, जिसमें टेबल से नहीं किया है, टेबल बना के भी कर सकते हैं कि ओ आई लिख लें, जो ई आई है वो ई आई लिख लें, दोनों का डिफरेंस लिखें, होल स्क्वायर करें और ई आई से डिवाइड करें, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। टोटल आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि इससे बड़ा आ रहा है, जो टेबलेटेड वैल्यू है 3.841 5% वाले पे। ये कैसे देख रहे हैं आप, 5% पे ध्यान रखना है आपको। चलिए फिलहाल हमने बंद कर दिया उसको। चलिए बंद क्या है, एक ही क्लिक तो करना है केवल। तो कौन सा कर रहे हैं हम लोग, काई, काई स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ ठीक है। काई स्क्वायर कर रहे हैं, काई स्क्वायर में काहे पे वैल्यू चाहिए हमको, 1 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे देखिए 5% पे 3.841 है, सबसे पहली वैल्यू लिखी है 5% वाले में। ये कैसे देखते हैं, 0.05, 5 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 0.05, तो यहाँ पे भी शायद नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो रही है, तो जैसा भी हमने अल्टरनेट में स्टेटमेंट लिखा है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज करा दिया आपका। एक क्वेश्चन और इस पे इम्पोर्टेंट, ये करिएगा, फादर सन कलर आई वाला। अब पहले चलते हैं चार्ट पे, फिर आपको टेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। कम से कम 2 यूनिट का फायदा हो, 10 से 15 मिनट हार्डली लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। देखिए चार्ट में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चार्ट में एक होता है एक्स चार्ट, एक होता है आर चार्ट, ठीक। एक होता है पी चार्ट, एक होता है एन पी चार्ट, एक होता है सी चार्ट। तो ये 4-5 चार्ट हैं जो आपको फॉर्मूले से रट लेने हैं, ठीक है। तो अभी क्या है देखिए, इसमें इसमें जो है स्पेसिफिकेशन लिमिट अगर दी रहती है तो यही एक्स डबल बार होता है, नहीं तो हम क्या करते हैं, एक्स के सारे वैल्यू को, एक्स बार के सारे वैल्यू को जोड़ के 10 से डिवाइड, क्योंकि 10 सैंपल साइज है तो 10 से डिवाइड करेंगे। इस साइज को मत देखिएगा, ये केवल टेबल से वैल्यू देखने का काम होता है, A2 D4 D3 देखने का काम आता है, ठीक है। कई बच्चे हैं कि पेपर में 5 से डिवाइड करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो आपने क्या किया कि एक्स डबल बार को 200 ले लिया, A2 पता था आपको, आर बार कैसे निकलेगा, कि जो आर की वैल्यू दी हुई है रेंज की, उसको एवरेज कर लीजिए, जो जोड़ी सबको 10 से डिवाइड कर लीजिए। तो आपने यहाँ पे रख दिया, यूसीएल आ गया, एलसीएल आ गया, ठीक है। ये यूसीएल आ रहा है आपका, ये एलसीएल आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से, ठीक है। तो आर के लिए आर बार, सारे आर को जोड़ के 10 से डिवाइड कर दिए, 4 ये D4 आर बार और D3 आर बार फॉर्मूला होता है। आप क्या करें, टेबल को जैसा दिया हुआ है उसको रफली जो है स्केच कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको एक्स वाले की, एक्स बार वाले की जो क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू देखना पड़ेगा। इसका मिनिमम वैल्यू 196 है शायद, तो इसीलिए 195 बना दिया गया है इधर, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 205 के बिलो है, इधर 205 बना दिया गया है, ठीक है। ये मिनिमम जो जीरो पर जो वैल्यू दिखाते हैं, इधर 190 रख दिया गया है, क्योंकि अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होगी प्लॉटिंग करने में। इधर सैंपल साइज को बना दिया गया है 10 सैंपल है तो वो बना दिए गए, ठीक है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, क्वेश्चन में दी थी 201, उसको रफली स्केच कर दिया है ये 201 से, ठीक है। इसको फिर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, आप यहाँ पे 198 था, तो 198 यहाँ पे ही बनाया है 200 के बिलो, इधर से पूरा बना दिया। देखिए ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये होता है अपर कंट्रोल लिमिट, और ये होता है एलसीएल, ये जो डॉटेड लाइन है 200 वाली,
ये लोअर कंट्रोल लिमिट यूसीएल की वैल्यू 202 पॉइंट समथिंग थी, तो वो यहाँ पे मिसप्रिंट था, तो इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो एलसीएल आ रहा है, एलसीएल आप देख सकते हैं, एलसीएल क्या है आपका। ठीक है, एलसीएल आपका क्या है, एलसीएल है आपका एलसीएल। एलसीएल यहाँ तो दिखेगा नहीं, क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। एलसीएल देखते हैं क्या आया था। एलसीएल आया था आपका 197। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि 197 एलसीएल पे ड्रॉ होगा। जो एलसीएल है 197 करके ड्रॉ होगा यहाँ पे। एलसीएल 197 करके ड्रॉ होगा कुछ समथिंग। कितना आ रहा है, चलिए जो जो भी था 197 लिख नहीं रहा। ठीक है, तो रफली ड्रॉ होगा ये। अब ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पॉइंट जो है बाहर जा रहे हैं। जब कभी भी पॉइंट बाहर चले जाते हैं यूसीएल और एलसीएल के, तो हम बोलते हैं कि ये जो भी ये कंट्रोल लिमिट्स हैं, ये एक्स बार चार्ट के लिए नॉट अंडर कंट्रोल है, यानी कि वो चार्ट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखिए बहुत सीधी सी बात है, जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो, अगर आपने पैसा लगाया और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, बेईमानी हो रही है आपके साथ, तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, ब्रांडेड ले रहे हैं, और ब्रांडेड के हिसाब से आपसे पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी चीज़ आपको नहीं दी जा रही है। तो ये चार्ट इसी काम आता है। एक और इसमें इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये जैसे ये एक्स बार चार्ट के लिए डायग्राम है, वैसे ही आर के लिए भी डायग्राम बनेगा। बच्चे ने बनाया नहीं है कहीं, या तो किसी दूसरे पेज पे हो गया होगा। दोनों बनाना पड़ेगा, शायद ये बनाया है उसने आर चार्ट वाला। ठीक है, तो ये भी अंडर कंट्रोल नहीं जा रहा है, तो ध्यान से करिएगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है। उसी तरह से इसमें पी और एनपी चार्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो सीधा फार्मूला बेस है, तो फार्मूला रट के लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है ये सब भी। ठीक, जैसे ये है लोकोमोटिव पार्ट्स वाला क्वेश्चन। देखिए जब आपको दिया रहेगा कि पी चार्ट बनाओ, तो पी ही बनाएंगे, अदरवाइज चार्ट एनपी ज़्यादा आसान पड़ता है आपको। ठीक, तो चलते हैं इस पर। एक बात याद रखिए, जब कभी भी डिफेक्टिव की बात होती है तो पी चार्ट या एनपी चार्ट लगता है, जब डिफेक्ट्स की बात होती है सी चार्ट लगता है। ठीक, तो ये तो फार्मूला बेस है बिल्कुल। शायद यही होगा जहाँ तक 71 दिखा रहा है, बट है शायद 72 ही क्या। 71 ही तो है लोकोमोटिव सर। ठीक है, 71 ही है, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक, इसी का सोल्यूशन है। अब देखिए भाई, तो यहाँ पे जब हम इन डिफेक्ट्स को जोड़ेंगे, यानी कि कैसे जोड़ेंगे, 22, 16, 18 सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो है वो 220 आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में से ही लिखेंगे टेबल बना करके। तो ये जोड़ा 220 आया, ये क्या हो गया, सिग्मा डी। ठीक, तो सिग्मा डी हो गया, एक सैंपल में 200 यूनिट देखी गई है और 12 सैंपल है, तो टोटल कितना हो गया, 200 इंटू 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया, पी बार आ गया। ये फॉर्मूला होता है पी बार का। तो पी बार अगर आ गया है तो क्यू बार कितना होगा, 1 माइनस पी बार होगा। यानी कि अगर क्यू बार अगर हम निकालना चाहें इसी क्वेश्चन का, ठीक, तो क्यू बार कैसे निकलेगा, क्यू बार निकलेगा 1 माइनस पी बार करके। ठीक, तो 1 माइनस 0.0917 करेंगे। अब ये सब जो है आप कैलकुलेटर पे रख दीजिएगा, फॉर्मूले में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, कंस्ट्रक्ट भी करना है, तो हमने उन वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको डायग्राम को मिलाएं, ठीक, तो ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा, जो यूसीएल और एलसीएल है ये छूट गया।
छूट गया। 5 के बाद चूंकि 6 होता है, तो ये जो है थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, उतना अच्छा डायग्राम ना आ पाए। ठीक, तो ये भी छूट रहा है फिर। ठीक है, तो ये नीचे पॉइंट पड़ा हुआ है, ये आराम आराम से मिलाना पड़ता है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा ही लहर खा रही है, इसको थोड़ा बनाने में दिक्कत आएगी। सीधी सीधी लाइनें बनेंगी बिल्कुल स्केल का यूज करते हुए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है इसको, चार्ट को। ठीक, ये लिखा भी हुआ है कि ये सब पॉइंट जो है वो लाइज आउटसाइड है। चलिए, तो इसके बाद जो है टी टेस्ट और जेड टेस्ट है। ठीक है, टी टेस्ट को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जेड अपने आप करेंगे आप लोग। ठीक, और फॉर्मूले को 20 बार लिख के देख लीजिए, फॉर्मूला भूलेगा तो सब कुछ गया, फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना महेश। ठीक, एक सी चार्ट का क्वेश्चन अभी कहीं मिस हो रहा है, वो भी इसमें लगा होगा, सी चार्ट जरूर कर लीजिएगा। जब डिफेक्ट सी बात होती है तो सी चार्ट लगाया जाता है। ठीक, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, बस फटाफट एक ही आधा क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, टी टेस्ट का, टी टेस्ट क्या होता है, जब सैंपल साइज जो है 30 से बिलो हो रहा होगा, तो आपको क्या है, वो टी टेस्ट लगेगा। एक मिनट, टी का तो ये क्वेश्चन है। जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सेशनल में भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 59। इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भाई, तो इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखनी पड़ेगी, बच्चे ने लिखी नहीं है फिलहाल। इसमें एवरेज लेंगे आप, तो एवरेज कैसे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 20 एवरेज आ गया, 6 3 -2 4, इन सबको जोड़ेंगे आप। ठीक है, ब्लड प्रेशर को बताना है कि उस पर जो है वैक्सीन असर कर रही है कि नहीं कर रही है, ड्रग आप दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, उससे कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये जो है 10 है, क्योंकि 10 नंबर्स हैं, तो डिवाइड दिया, एवरेज आ गया 2, तो ये एक्सपेंस इस बार किया, 6 3 -2, इनमें से 2 माइनस किया, होल स्क्वायर किया, 90 आ गया। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर पर -1। जो एस होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसमें रख दिया, n-1 कर दिया, 10 - 1 9 होता है। सॉल्व किया, आपका ये कुछ आ गया कैलकुलेशन 3.16। अब ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, टी का एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। ठीक है, जब एक ही सैंपल होगा तो ये होगा, अगर दो अलग अलग होंगे तो फिर उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें रख दिया 2 -0 करके हो गया, और ये 3.16 अपॉन रूट 10 हो गया। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, n-1 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, 9 आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब देखेंगे इसमें, तो ये 2.26 वैल्यू देगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आपने निकाली है वो आ रही है 2। 2 छोटी है इससे, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखा नहीं, बच्चे ने लिखना पड़ेगा कि नल हाइपोथेसिस में आपको लिखना पड़ेगा कि ड्रग हैज़ इफेक्ट ऑन, लेकिन एक्चुअली इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया क्या है, कंक्लूजन। हाँ, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, नल हाइपोथेसिस में।
ठीक है, क्योंकि टी आप कैलकुलेटेड जो है वो 2.10 आ रहा है और जो टैबलेटेड है वो 2.26 है, तो छोटा आ रहा है। तो जो आपने एनालिसिस में लिखा होगा ड्रग हैज नो इफेक्ट लिखा है अगर, तो ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। अल्टरनेट वाला जो है वो ट्रू हो जाएगा, नल एनालिसिस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब बहुत आपने किया है, इसलिए बहुत जल्दी ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। अल्टरनेट एक्सेप्टेड होगा तो अल्टरनेट के ऊपर स्टेटमेंट 2 लाइन में लिखना पड़ेगा कि ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन पेशेंट। और इन क्वेश्चन में आप ये काम जरूर करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा निकालने के बाद भी आप नल और अल्टरनेट लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नो इफेक्ट ऑन पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब नल एपिसोड और अल्टरनेट एपिसोड आप लिखेंगे तो वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नल एपिसोड का स्टेटमेंट लिखेंगे, जीरो जो होता है नल एपिसोड ड्रग हैज इफेक्ट ऑन पेशेंट, इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट, पेशेंट। फिर ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन, ये H1 हो जाएगा यानी कि अल्टरनेट का हो जाएगा, ऑन ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट। यहाँ मैं कंक्लूजन में ब्लड प्रेशर लिखना भूल गया, इसको लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसके डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन जैसे ये है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये जो लिमिट, कॉन्फिडेंस लिमिट चेक कराई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कई बार, उसको ज़रूर देख लीजिए एक बार। और एक बार में तो नहीं याद होगा, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 62। अगर जो ध्यान है मुझे कि इसमें 2 बार ये टेबल बनानी पड़ जाएगी, 2 बार तो नहीं बनेगी। 1 मिनट। 62 63 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल 62 63 64 कर लीजिए, है ना। फिर जेड वाला शुरू है, तो 62 63 64 करिए, फिर जेड जेड करिए। इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके, थैंक यू, टाटा बाय।